गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, अभी तक अपन लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी कुछ कारणवश वो बंद हो गई हैं, जिसमें हमने ऑफलाइन क्लास में मैंने फिजिकल स्टार्ट किया था, जिससे से पहला चैप्टर हो गया था सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने मतलब खत्म कर रहे थे, वो खत्म होने वाला था। लास्ट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन रह गया था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया गया था कि फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है, उसके फॉर्मूले सब लोग सीख गए थे। कैसे उसमें किसी भी अगर हम सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो किस तरह से उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है, उसका फॉर्मूला डिराइव किया गया था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने उस पर क्वेश्चन एक दिया है। इसमें हमने तुमको जो है सारी चीजें बता रखी है कि भाई 30 ग्राम अगर 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व होता है 180 ग्राम ऑफ CCl4 में। ठीक है, if vapor pressure of pure carbon tetrachloride is 150 mm of Hg and vapor pressure of solution is 100 mm of Hg, then calculate। अब तू सोचो बेटा इसमें गिवन क्या क्या है, पहले आप ये सोचो कि गिवन क्या क्या होता है, तभी आप जो है क्या कर पाओगे, आंसर को समझ पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है बेटा, तो गिवन नोट करोगे कि गिवन क्या है बेटा। इसमें ये 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल यानी कि एक सॉल्यूशन है बेटा। इसमें जो है एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। नहीं बेटा, सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। ये जो डाला जाता है नॉन वोलेटाइल है ना, ये क्या होगा बेटा, सॉल्यूट होगा, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, बी मानते हैं। और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या मानते हैं बेटा, ए मानते हैं। सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो सोल्यूट है वो भी क्या है, WB दे रखा है, गिवन वेट है 30 ग्राम। ठीक है ना, कोई और इसका मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ रहा आपसे, WB पूछ रहा। ठीक है बेटा, अब क्या है, ये सॉल्वेंट कौन है बेटा, डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ CCl4, यानी कि जो CCl4 है ये सॉल्वेंट है। आपको दे रखा CCl4 कितना है, 180 ग्राम। W ऑफ CCl4 180 ग्राम दे रखा है। ठीक है ना, M ऑफ CCl4 निकाल देना कितना होता है। ठीक है ना, और बता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर यानी कि P नॉट ए दे रखा है आपको, वो कितना है बेटा, 150 है। तो यहाँ पे बेटा इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके पास। ठीक है ना, और फिर इस सॉल्यूशन का 100 mm ऑफ Hg यानी कि PS दे रखा है बेटा, या PS बोले या PA बोले, ये कितना है, 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको दे रखी है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे बेटा, बोलिए। अब क्या करोगे, बोलो बेटा। अब इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, अब पूछ रहा क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलिए। लोअरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट ए माइनस PB और PA अपॉन ए। ठीक है ना, NB अपॉन NA होता है। क्या होता है बेटा, P नॉट ए माइनस PA अपॉन PA। ठीक है, इक्वल टू होता है NB अपॉन NA। तो ये जो P नॉट ए माइनस PA होता है ये हो जाएगा PA इंटू NB अपॉन NA। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी बेटा, बोलिए। ये हो गया RLVP हो गया ना बेटा, ये RLVP हो गया, RLVP इससे निकालोगे। और जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालोगे वो क्या आ जाएगा, P नॉट ए माइनस PA इक्वल टू क्या बेटा,
ये एक्स बी से ये आ जाएगा क्या बेटा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, नहीं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, और मोलर मास कैसे निकालोगे, किस फार्मूले से, ये इसी से मोलर मास निकल आएगा। बताओ कैसे, क्योंकि Na है, Nb है, Nb को तोड़ लोगे किस में बेटा, WB अपॉन WA में। इसको कैसे तोड़ लोगे, WA अपॉन MB, सॉरी। तो सारी चीजें आपको तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बस आपको सबके मान रख देने हैं। जो आंसर आएगा बेटा वो RLBP का आ रहा है बेटा, ये जो मोलर मास आ रहा थर्ड का मोलर मास, वो आ रहा बेटा 51.3 ग्राम। मोलर मास इतना आ रहा, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दूसरा का आ रहा है 0.33, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर 0.33 आ रहा, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहला आ रहा है 50 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। ओके बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा जिनके भी आंसर ही भेजूंगा आपको। ठीक है, उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जो भी प्रॉब्लम आए आप क्या करोगे, मुझे बताओगे, शेयर करोगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं आप। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, एलिवेट कर लेना, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ जाना। अब एक चीज कहते हैं कि बेटा जैसे तुम सोचो कि भाई कोई सॉल्यूशन है, मान लो कोई सॉल्यूशन वाटर से मिलके बना है, ठीक है, वाटर और शुगर से मिलके बना है। तो अब तुम सोचो बेटा कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। ठीक है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो जो 100 डिग्री होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। लेकिन अगर उसमें अगर थोड़ी सी मात्रा में भी अगर शुगर आप मिला दे रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए, 100 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 100 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब 100 से ज्यादा हुआ, वो कितना ज्यादा हो गया है वो आप लोग समझ लो, उसी को क्या कहेंगे, एलिवेट कर गया है बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज आती है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बेटा, किसको कहोगे बॉइलिंग पॉइंट, कोई चीज कब बॉइल होती है, बॉइलिंग क्या होता है। इसे तुम सोचो बेटा, अगर एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में भी भाई कि बताओ कि ऐसा क्या रीजन है कि जो है कि पहाड़ों पे जो खाना जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, पहाड़ों पे जाओगे बेटा तो वहां पे केवल 80 और 85 पे बॉईल हो जाता है वाटर। तो ऐसा क्या होता है कि भाई वहां टेम्परेचर, यहाँ 80 है, वहां पे कितना हो गया, यहाँ पे 100 है, वहां पे 180 क्यों हो गया बताइए, वहां पे 80 डिग्री क्यों हो गया, यहाँ पे 100 डिग्री था, तो वहां से कैसा हो गया। तो बॉयल कोई चीज कब होती है, बॉयल वो कब चीज होती है बेटा, जब वेपर प्रेशर जो अंदर से प्रेशर आ रहा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं।
और तुमको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है बेटा, बढ़ता जाता है। क्योंकि भाई तुम सोचो ये अर्थ है अपनी, ठीक है ना, और अर्थ में पहाड़ियां भी होंगी। और भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वाला जहाँ पे गैसेस भरी होती है बहुत सारी एटमॉस्फेयर में। उन्हीं के कारण जो प्रेशर आता है अर्थ पे, यही सब क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। बोलिए, अर्थ पे अप्लाई कर रही कि नहीं, क्योंकि सब कोलाइड करती हैं और प्रेशर अर्थ पे लगाती हैं, ठीक है। तो अब तुम सोचो, देखो पहाड़ी पे देखा जाए तो पहाड़ी पे जो गैस का एरिया देखो कम हो जाएगा, जबकि अर्थ पे गैस का एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा अर्थ पे। जैसे से आप पहाड़ी पे जाओगे वहां पे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर, क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंचे पे होती है, तो जो प्रेशर होता है गैसेस का वो कम होता जाएगा। और कोई चीज बॉइल कब करेगी, जब वेपर प्रेशर, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो चीज उस पॉइंट पे क्या होने लगती है बेटा, बॉयल होने लगती है। बात समझ रहे हो, बॉइलिंग आने लगती है, वो चीज बॉयल होने लगती है। तो समझ गया ना कि बॉइलिंग कब आती है, बॉइलिंग कब आएगी, जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब तुम सोचो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर को क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और वेपर प्रेशर का मान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिपेंड करते हैं किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं बेटा, करता कि नहीं करता। तो अब तुम सोचो यहाँ पे जब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर का भी मान ज्यादा होना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर मान ज्यादा होने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। तो तभी क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या होता है बेटा, जो वाटर है बॉयल होने लगता है। लेकिन वही वाटर अगर आप हिल पे ले जाओ, इस मतलब पहाड़ियों पे ले जाओ बेटा, तो क्या होगा, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। जब कम होगा तो क्या होगा, बोलो बेटा, वेपर प्रेशर का मान कम पे ही क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब कम पे ही इक्वल हो जाएंगे तो कम पे बॉयल होने लगेगी चीजें। तो बॉइलिंग पॉइंट का सीधा रिलेशन ये बात है कि जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, वही पॉइंट क्या कहलाता है, उस किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है बेटा, बात समझ गए। चलो लिखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। Change in elevation in boiling point, change in elevation in boiling point is directly proportional to मोलैलिटी है, मोलैलिटी नहीं है, मोलैलिटी स्मॉल m है। चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, is directly proportional to molality of the solution, molality of the solution। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो, जैसे हम तुमसे बोले कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब क्या हुआ, कि जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसके किसके बीच, हमने ग्राफ ड्रॉ किया वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर के बीच। ओके बेटा, ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। आगे जाने पे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और यहाँ पे इस पॉइंट पे मानो कि 1 atm है, यानी वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो क्या होगा, वो चीज बॉयल होने लगेगी। अब तुम सोचो कि मान लो कि मैंने पानी था केवल, पानी क्या होगा बेटा, धीरे धीरे क्या करोगे, गर्म करोगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर से भी गर्म होगा, क्योंकि पानी 0 टेम्परेचर रहता नहीं है, रूम टेम्परेचर पर रहता है, तो थोड़ा टेम्परेचर तो रहेगा और थोड़ा प्रेशर भी रहता है। बोलिए बेटा, तो जब अब इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर तो 0 हो सकता है लेकिन टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो स्टार्ट करो ग्राफ को, तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, धीरे टेम्परेचर वेपर प्रेशर, टेम्परेचर वेपर प्रेशर।
और ये जब ग्राफ यहाँ पे आ जाता है बेटा, यानी कि जो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, वही पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, बोलिए, टीबी कहलाता है, डेल्टा टीबी नॉट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, टीबी नॉट। अब तुम सोचो, ये जो ये है ये 1 atm के बराबर है ना, तो यही जो वेपर प्रेशर होगा 1 atm होगा, और इसी का जो टेम्परेचर होगा वही क्या कहलाएगा, बोलिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का ग्राफ है बेटा, याद रखना, सॉल्वेंट का ग्राफ है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, अब तुम सोचो, इसी में अगर आप सॉल्यूशन बना, इसी में हमने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में हमने क्या किया, शुगर मिला दिया। तो शुगर मिला दोगे तो क्या होगा बेटा, शुगर मिला दोगे तो क्या होगा, ग्राफ जो है ऊपर से जाएगा कि नीचे जाएगा, बोलो, ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब तुम शुगर मिला दिए तो वेपर प्रेशर उतना नहीं बनना चाहिए जितना जो सॉल्वेंट का बनता है, यानी ग्राफ तो नीचे से जाएगा ना बेटा, ऐसे नीचे जाएगा, मतलब कुछ ऐसे होगा, और उसका जो टेम्परेचर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, तो ये टीबी है, ये क्या बेटा, टीबी है। और ये जो आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा बेटा, ये वो कितना आएगा, वो डेल्टा टीबी होगा। और ये डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा बेटा, कम से ज्यादा घाव, टीबी माइनस टीबी नॉट। यही क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला जो चीज है ये क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ये डेल्टा टीबी। और इन्होंने क्या बताया कि डेल्टा टीबी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होती है, यानी कि डेल्टा जो टीबी होगी बेटा, जो डेल्टा टीबी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। यही तो होगा, यानी कि डेल्टा टीबी जब हम लोग हटाएंगे, ये साइन प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम केबी कहते हैं, और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन बन गई बेटा। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका मान देख लो बेटा, इसका मान क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। हो सकता है कि आपको प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का दे रखा हो, ये सॉल्यूशन का आएगा बेटा, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन डालने पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन का जो 1 atm है ना, 1 atm के बराबर यहाँ पे होगा, यानी ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बोलो, ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या क्या है चीजें। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Kb इंटू एम। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, सेकेंड। जहां पे Kb क्या है बेटा, Kb को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसको और इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इवेलियोस्कोपिक। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, इवेलियोस्कोपिक, इवेलियो LISCOPC, इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट Kb। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम बना लो और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी इंटू एम। एम को हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी इंटू एन बी, मोलैलिटी है ना, एन बी इंटू 1000। हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला चेंज वो कर दिया, ब्रेक कर दिया, एन बी हो गया, फिर एम बी हो जाएगा इंटू डब्लू, केजी में होना, ग्राम में होना चाहिए, वो भी किसका बेटा, सॉल्वेंट का। ओके,
यही तो मोलरिटी होता है ना बेटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, टीबी नॉट है बेटा यहाँ पे। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब जब आपको गिवन हो उसका मोलैलिटी गिवन हो, ठीक है बेटा। ये एन बी नहीं है, ये डब्ल्यू बी है, ठीक है बेटा। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, ये फॉर्मूला हमने इसका मोलैलिटी का फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। अब बात आती है बेटा, ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है बेटा, ये इसकी यूनिट क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो केबी की डेफिनेशन पहले बताओ क्या होगा। केबी केबी क्या, केबी किसके बराबर आएगा, डेल्टा, क्योंकि ये डेल्टा टीबी भी तो है। आपने क्या लिखा था पहले में, डेफिनेशन ऑफ केबी। केबी को कैसे डिफाइन करोगे, बोलिए। तो आप क्या लिखते थे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू ये। तो केबी बराबर आप क्या लिखते हो, डेल्टा टीबी इंटू, नहीं अपॉन एम, यही तो आएगा, बोलिए बेटा। अब इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी, इसकी तो केल्विन हो गई, टेम्परेचर की केल्विन, और इसकी क्या होती, है, इसकी क्या होगी बेटा, बोलो। इसकी होगी मोल पर केजी, यही तो होगी। तो यानी कि केबी की यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी हो जाएगी बेटा केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना, केल्विन केजी पर मोल। और डिफाइन क्या हो जाएगा बेटा, डिफाइन क्या हो जाएगा, तुम देखो, डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू एम। यानी कि हम अगर क्या रखे बेटा, मोलरिटी अगर हम क्या रख दे, 1 रख दे, तो डेल्टा टीबी कितनी हो जाएगी, केबी के बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर हम एक मोलर सॉल्यूशन को कोई क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करते हैं, तो जो मान आता है वो केबी का मान होता है, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, लिखो, केबी इज डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड of 1 molar solution. Kb is defined as boiling point elevated of 1 molar solution is called Kp. Kp defined as boiling point elevated of 1 molar solution, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन में जो हम एलिवेट करते टेम्परेचर को, जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा, 1 kg। वो भी कितना, 1 मोलर सॉल्यूशन का। 1 मोलर सॉल्यूशन का जब हम जितना भी टेम्परेचर एलिवेट करेंगे, तो वो जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, बोलो, 1 मोलर टेम्परेचर। या ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हम इसको डेल्टा टीबी भी करें, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो जितना मान आएगा, जितना बॉइल एलिवेट होगा, वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहलाएगा। यानी कि क्या कहलाएगा बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। तो डेफिनेशन इसकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ केबी। केबी को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है बेटा, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। केबी बराबर होता है आर टीबी नॉट का होल स्क्वायर इंटू मोलर ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है बेटा, मोलरिटी नहीं है ये, अपॉन 100 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो देखो, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। अब डेल्टा एच को हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, क्या,
डेल्टा एल ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सेकेंड फॉर्मूला ये भी हो सकता है Kb बराबर R इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 100 इंटू डेल्टा चीज पर ये लिख सकते हो डेल्टा एल इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या बचेगा Kb इक्वल टू R इंटू टीबी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 100 इंटू डेल्टा एल ऑफ वेपराइजेशन। ये लिख सकते हो बेटा। ये हो गई तुम्हारी फॉर्मूला नंबर 2। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है बेटा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि ये R क्या है और ये डेल्टा, तो ये तो जानते हो डेल्टा टीबी क्या है, ये है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये क्या है हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 1 मोल की, ये है 1 ग्राम की, ठीक है ना, 1 ग्राम की है ये डेल्टा एल। तो लिख लोगे आर क्या बेटा गैस कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का मान, ठीक है ना, जिसका मान क्या होगा इन दोनों मान पे डिपेंड करेगा, इन दोनों मान पे यानी कि डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डेल्टा एच के मान पे डिपेंड करेगा कि अगर डेल्टा एच का मान जूल में, क्योंकि हीट है बेटा तो हीट का मान जूल में होता है, नहीं हीट का मान जूल में होगा या तो कैलोरी में होगा, ठीक है ना। तो अगर जूल में होगा तो आर का मान हो जाएगा कितना बेटा, आर का मान हो जाएगा 8.314। अगर कैलोरी में तो आर का मान 2 रखोगे आप, ठीक है ना। अगर ये हीट जूल में होगी तो आर का मान 8.314 रखोगे, अगर कैलोरी में होगी तो आर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले जिसमें डेल्टा एच क्या है बेटा, डेल्टा एच है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, लिख लो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एल क्या है बेटा, डेल्टा एल कब लगाओगे, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम और मोल, ये मोल होंगे तब आएगा, और ये जब ये एल कब लगाओगे फॉर्मूला जब क्या हो ग्राम हो, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और एम क्या है, एम क्या है बेटा बोलो, एम ये है क्या बोलते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है टीबी नॉट, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, आर क्या गैस कांस्टेंट, आर का मान डिपेंड करेगा इस पे जूल में है कि कैलोरी में है, ठीक है ना। ओके बेटा, तो ये सब चीजें आप कैलकुलेट करोगे, इस पे हम क्वेश्चन कुछ भेजेंगे, आप उनको सॉल्व करना, दोनों टाइप के क्वेश्चन भेजूंगा, उससे भेजूंगा और उससे भेजूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।